हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जो आज का हमारा टॉपिक है ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है, बायोमॉलिक्यूल। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है ये अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्लास 12th का सिलेबस देखा होगा तो आराम से इसमें से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। जो लोग एचटेट, पीजीटी, टीजीटी या फिर ईएमआरएस या फिर एसएससी, टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेस एनसीईआरटी रखा है, क्योंकि अगर हमें एनसीईआरटी ही क्लियर नहीं होगी तो हम आगे के कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक हैं वो कैसे समझ पाएंगे। इस वजह से हम इसमें करेंगे बायोमॉलिक्यूल का एनसीईआरटी से एक एक लाइन समझ के जाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ लिविंग सिस्टम ग्रो, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। जो लिविंग सिस्टम है ग्रो करता है, सस्टेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है। अब ये जो लिविंग सिस्टम है इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस तो हो रही हैं। और वो ब्रांच जो इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करती है उस ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल। जो लिविंग सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। और वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एट्सेट्रा। अब इन्हीं कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल के बारे में तो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, कौन कौन से हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा है हम प्रोटीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत यहाँ पे हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंजाइम की भी दे रखी है। और इसके बाद इनके क्या स्ट्रक्चर हैं, इसमें क्या क्या इनकी क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे की हुई हैं और इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब क्या दिया हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट से मिलता है और क्या है, ये एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्गेनिक, लार्ज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने सुना होगा, केन शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है एक। अब हम देखते हैं, पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट का ना एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला दे दिया उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का। कह दिया जो ऐसे कंपाउंड जो CxH2O इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे वो सब कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये किस चीज़ को देख के उन्होंने दिया? उन्होंने देखा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो ठीक है, इन्होंने कह दिया जो जो ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा जनरल फॉर्मूला वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। ग्लूकोज का तो हमने मान लिया, अगर देखा जाए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। क्या बन गया इसका जनरल फॉर्मूला? C2H4O2। ये भी तो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट ना हो के कैसा है? एक एसिड है। तो ये बात तो यहाँ से गलत होगी कि कार्बोहाइड्रेट CxH2O ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, तो ये वाली चीज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। पहला तो हो गया एसिटिक एसिड, कि एसिटिक एसिड ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है रेमिनोज।
रेमिनोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो है C6H12O5। अब ये एक कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है CXH2O नहीं, ये इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका तो जनरल फॉर्मूला ही CXH12O5 है। तो हमने यहाँ से ये दो एग्जांपल देख लिए एसिटिक एसिड का और रेमिनोज का, कि एसिटिक एसिड फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरी तरफ जो रेमिनोज है वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये कैसा है, एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर आगे क्या हुआ ये देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला CXH2 वर्क। और इनको कार्बोहाइड्रेट नाम कहाँ से पड़ा, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया CXH2O, ठीक है, ये किस फॉर्म्स में दिया कि हम इसको कह सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स कह सकते हैं। इसी से तो इसका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फिर कह रहे हैं ये हर केस में सही बात नहीं है, बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल, जो एसिटिक एसिड है फिट्स इनटू दिस फॉर्मूला बट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। सिमिलरली रेमिनोज है C6H12O5, ये एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं आ रहा। फिर आया A large number of their reaction have shown that they contain specific functional group। जब आगे आगे इसकी और डिटेल में स्टडी करी गई तो हमें पता चला जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसी बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी गई कि ये कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें ये एक तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो बात क्या हुई, बात हुई कुछ ऐसी कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल डेफिनेशन बन रही है वो इन्होंने कहा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं। कैसे हैं, इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइडिक और कीटोन्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट हैं। और या फिर अगर ये या फिर इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो चखने में है उनका जो स्वाद है वो मीठा है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं। जो हमारे घरों में जो शुगर कॉमनली यूज़ की जाती है उसका नाम है सुक्रोज, और जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है उसका नाम है लैक्टोज। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। फिर देखते हैं आगे। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। तो हमने जो पीछे से पढ़ा वो हमें समझ आ गई, एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की रीड कर ली है। इसके बाद जो आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया, कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया गया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स में टूट रहा है, इस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसेक्राइड्स ऐसे हैं जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, जो सिंगल यूनिट एज ए सिंगल यूनिट ही प्रेजेंट हैं, उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो 2 से लेके 10 यूनिट्स तक टूट सकती हैं, उनको हम ओलिगोसेक्राइड में काउंट करते हैं कि हमने हाइड्रोलिसिस करवाई एक कार्बोहाइड्रेट की ओलिगोसेक्राइड्स की, तो वो 2 यूनिट्स में टूट गई, या फिर जो 3 यूनिट में टूट गई, या फिर वो जिन्होंने 4 यूनिट में टूट गई, उनको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड हैं जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूटती हैं, उनको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड में एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, कि इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ये सारी कैसी हैं? मोनोसेक्राइड के, इनकी जो हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम अब देख लेते हैं क्या यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। मोनोसेक्राइड्स आ गए, अ कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide। ठीक है, जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती और वो जो के सिंपल यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं टूट सकते, उनको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। ऐसे के 20 मोनोसेक्राइड हैं, आर नोन टू अकर इन नेचर। 20 तरह के नेचुरल मोनोसेक्राइड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं जल्दी में एक चीज़ गलत बोल गई। ये जो हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज मोनोसेक्राइड नहीं है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड में आता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। फिर हम देखते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड्स depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Amongst these, the most common are disaccharides. 2 monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो एग्जांपल आ गया ना डाइसेक्राइड का, क्या? सुक्रोज। सुक्रोज किसका एग्जांपल है? डाइसेक्राइड्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास क्या बना? एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। वेयर एज माल्टोज की अगर हम करवाएं तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे देगा? ग्लूकोज के देगा। अगर हमने माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही ग्लूकोज के देगा हमें। ठीक है, फिर आ गया पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है? विच यील्ड्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। कॉमन एग्जांपल पॉलीसेक्राइड के क्या हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एट्सेट्रा। पॉलीसेक्राइड्स को हम नॉन शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, इस वजह से हम इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं आर ऑल्सो क्लासीफाइड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन से बेसिस पे कहते हैं? जो तो फैलिंग्स और टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देते हैं वो सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं। जो इन रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते वो कैसे हैं? वो कैसे हो जाएंगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएंगी। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो हमने यहाँ से देख लिया। अब एक बार इसके जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार मैं करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल क्या है।
बायोमोलिक्यूल में हमने कौन कौन से चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हैं एंजाइम। इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना। ये है ओवरव्यू बायोमोलिक्यूल्स का। जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो शुरुआत में साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट नाम कैसे पड़ा। उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया, जनरल फॉर्मूला बता दिया कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स को और कंपाउंड्स जो CxH2O होल वाई, ये जो जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे वो सारे कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये किसको देख के दिया? ग्लूकोज को देखते हुए इन्होंने ये एक जनरल फॉर्मूला हमें पकड़ा दिया, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? CxH12O6। ये इस फॉर्मूला को CxH2x होल वाई को फॉलो कर रहा था, इसलिए इन्होंने कह दिया कि जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वो सारे कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसको देख के ही पता चल रहा है दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बट इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे पास है एसिटिक एसिड, वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा है रेमनोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि लेकिन वो फिर भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ गई। फिर जब देखा गया तो ये हमें पता चला, जब इसको थोड़ी डीप स्टडी करी, इनकी रिएक्शन जब स्टडी करी, तो हमें पता चला जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं, या फिर उनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जब इनके कि ये एक्चुअल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड हैं या फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप्स हैं। या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट के जो हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस करवाने पे ऐसे मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हों, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं मोस्टली कैसे हैं? स्वीट इन टेस्ट। इस वजह से हम इनको सैकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जो घर में मिलने वाली जो शुगर है जो हम यूज़ करते हैं वो कैसी है? सुक्रोज। और जो मिल्क में जो शुगर होती है वो कैसी है? लैक्टोज। अब जो फर्दर जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी, हमने इन सैकराइड्स को क्लासिफाई किया, हमने देखा कि अगर हमने क्या करवाई इनकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमें कितने यूनिट्स मिल रहे हैं सैकराइड्स के, तो उसके बेसिस पे हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड्स वैसे ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये हो गए। ओलिगोसैकराइड है जो 2 से लेके 10 यूनिट्स में टूट सकती हैं, उनको हमने कहा ओलिगोसैकराइड। जो 2 यूनिट्स में ब्रेक होती हैं उनको कहते हैं डाइसैकराइड, 3 यूनिट्स में ब्रेक होने को कहते हैं ट्राइसैकराइड्स, और 4 यूनिट में ब्रेक होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे? टेट्रासैकराइड्स। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ब्रेक होती हैं। इनका एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास आ गया स्टार्च, आ गया सेलुलोज आ गया। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। अच्छा, ओलिगोसैकराइड में जो हमने कहा कि अगर 2 यूनिट में ब्रेक हो रही हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? डाइसैकराइड्स।
ठीक है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज़। सुक्रोज़ की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमारे पास ग्लूकोज का और एक मिलेगा फ्रक्टोज़ का। दूसरा एग्जांपल है इसका माल्टोज़। अगर माल्टोज़ की हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो ग्लूकोज के मिलेंगे। तो ये हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। अब आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताऊंगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।